नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, भाषा और सांप्रदायिकता के लोग रहते हैं और सभी के सांस्कृतिक और उनकी भाषाएं सब कुछ अलग हैं। लेकिन जब हम अधिकारों की बात करते हैं, चाहे वो कानूनी अधिकार हों, संवैधानिक अधिकार हों या फिर मौलिक अधिकार हों, यह सभी अधिकार एक समान उन्हें दिए गए हैं, जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार दिवस क्यों मनाते हैं और किस किस तरह के अधिकार हमारे संविधान में और कानूनी रूप से मनुष्य को दिए गए हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हाईकोर्ट की अधिवक्ता रश्मि लाल जी को। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही समाज सेवी चंदन सिंह जी को। चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रश्मि जी से है कि आखिर मानवाधिकार दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है? रश्मि जी। धन्यवाद कीर्ति जी, ये सवाल तो बहुत अच्छा है और इसका जो अगर हम कहें कि मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता, तो बहुत पहले से क्या है कि हमारे देश में या फिर अब कहीं भी ले ले दुनिया में कहीं भी, तो जो मनुष्य के अधिकार हैं उनका हनन होता आया है। और ज़्यादातर ये है कि उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं है, चाहे नहीं जानते हैं। तो यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया है, ताकि हम उस दिन को एक अपने अधिकार के रूप में मना सके और हमें जानकारी रखनी ही चाहिए हर किसी को कि उनका क्या अधिकार है। यही वजह है कि यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ताकि हम सब सेलिब्रेट कर सके इस दिन को, अपने अधिकारों के दिन को सेलिब्रेट कर सके। जी बिल्कुल जी। चंदन जी, आप समाज के हर वर्ग से जुड़े रहते हैं और हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो जागरूकता की बात आती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश का हर नागरिक आज अपने अधिकारों को समझता है? ये सीधे तौर पे कहना थोड़ा मुश्किल है जी। पर अगर आप आम तौर पे समाज में जो अभी हाल फिलहाल में जो गतिविधियां हो रही हैं या पहले भी जो गतिविधियां हुई हैं उनको अगर आप गौर से थोड़ा देखने की कोशिश करें तो शायद हम ये पाएंगे कि ज़्यादातर मामलों में हमारे समाज में जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं। सजग रूप से उनको जानकारी नहीं कि क्या उनके अधिकार हैं, और उन अधिकारों और जिनको जानकारी है वो कई बार इस बार पे अटक जाते हैं कि उनको कैसे उसका अनुसरण करें, कैसे उसका पालन करें, उसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ उनके अधिकार जो हैं दूसरों के अधिकारों से पर हस्तक्षेप कर रही हैं, कहाँ उन्होंने जो अपने अधिकार जिनको वो समझते हैं, जानते हैं, कब उनको रुकना है और कब उनको उसको लेकर आगे बढ़ना है, कब उसको लेकर आवाज़ उठानी है या कब उसको लेकर कोई भी किसी प्रकार का जो जागरूकता अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में फैलाना है। इसका मुझे लगता है कि ज़्यादातर व्यापक रूप से लोगों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं, अवेयर्ड हैं और कुछ ना कुछ अपने अधिकारों के लेकर ज़रूर करते रहे हैं। ये आमतौर पर आप देख सकते हैं। जी रश्मि जी, मौलिक अधिकार तो ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रह रहे हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन जब हम संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, हम कानूनी अधिकार की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोग ना तो कानून की भाषा समझ पाते हैं और ना ही हमारे संविधान को समझ पाते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कीर्ति जी कि कानून में हमें जो अधिकार मिले वो हमें पता ही नहीं है। जी। तो हमारे संविधान में अब अगर हम पढ़ते हैं या फिर हम सभी जानते हैं कि संविधान में शुरू से ही आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि हमें जीवन जीने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, ये और खेल कूद का अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें पता ही नहीं है। बेसिकली सबको ये पता है कि जीने का अधिकार है, लेकिन हमें पढ़ने का, अपनी सुरक्षा का अधिकार है, हमें चिकित्सा का अधिकार है, फ्री में शिक्षा का भी अधिकार है। तो ये सब चीज़ें की कमी है जानने की, और मौलिक अधिकार बिल्कुल मिले हुए हैं। बात है कि जो हम समाज में लोग हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करना है। संवैधानिक अधिकार हमें ये सब मिले हुए हैं और इसको हम किस तरीके से कानूनी रूप से हासिल कर सके, क्योंकि संविधान में ही हमारे दिया हुआ है कि अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 का यूज़ करके सीधा हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे भी जाके अपील कर सकते हैं कि मेरा ये अधिकार हमें नहीं मिला है और जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसका हनन हो रहा है और इसकी रक्षा की जाए। तो कानून में ये दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत यही होती है कि हमें पता ही नहीं है, मतलब जो लोग हैं जो कानून के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें पता नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, समाज में सभी को, सभी वर्ग के लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हमारे अधिकार है और अगर हनन हो रहा है तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, कानून का सहारा लेना होता है। आपके पास तो कई केसेस आते होंगे, जाहिर सी बात है कि जब आप कोर्ट जाती हैं तो वहाँ पर हर तरह के केसेस आप देखती हैं। जी। लेकिन क्या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वहाँ पर जो केस हैं वो जाते हैं और किस तरह से लोग उसको लेते हैं? जी, तो इस तरीके के केस अब आना ज़्यादा शुरू हो गए हैं, पहले नहीं था इतना, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग समझ रहे हैं कि कानून में मुझे मतलब हमारा जो आर्टिकल है हमें मेरा अधिकार देता है और हमें इससे लड़ के लेना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रहा है आसानी से तो इसके लिए लड़ाई लड़नी होती है और लोग धीरे धीरे कोर्ट की तरफ आ रहे हैं, कोर्ट में अपना अपील करते हैं। चंदन जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन चूंकि आप समाज से जुड़े हैं और समाज के हर वर्ग को आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ समाज ही लोगों की मदद करता है? क्योंकि सामाजिकता की जब हम बात करते हैं तो लोग ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसे में वो अपने अधिकार को खुद कैसे समझेंगे और दूसरों को उनका अधिकार कैसे दिलाएंगे? समाज में कई तरह के लोग आपको अपने आसपास दिखाई देंगे, पर समाज ही अपना दुश्मन है और ये सीधे तौर पे कहना थोड़ा सा गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखें, मैं सिर्फ इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर हम कोविड-19 के बाद ये जो बड़ी आपदा पूरे विश्व में सभी के ऊपर आई थी और हमारे ऊपर भी आई थी, रांची के लोगों के पास, झारखंड के लोगों के पास भी आई थी, और अगर हम आप और सभी लोग यहाँ पर अगर हैं और आज बातचीत कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उन्होंने किसी न किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है, चाहे जैसे भी किया हो, और सबने किया है तभी शायद हम यहाँ पर हैं। तो समाज एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। हाँ, अब इसकी बात आती है कि क्या वो अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के अधिकारों को लेकर सजग हैं? हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कई बार ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो क्या होता है, कई बार लोगों को अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। अब जानकारी है तो वो कई बार अपने बारे में पहले सोचने लगते हैं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, लेकिन अब हम अपने अधिकार को यानी मेरे अधिकार पर ज़्यादा फोकस कर हमारे अधिकार को छोड़ते आ रहे हैं। तो जब मैं अधिकार की जब बात होती है और ख़ासकर कैसे सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में अगर आप इसकी बात करें तो हमेशा अधिकार जो है मेरा और हमारा दोनों के बीच में रिश्ता परस्पर बनना ज़रूरी है। अगर हमने सिर्फ मेरे अधिकार के ऊपर फोकस कर दिया और हमारे अधिकार के बारे में नहीं बात किया, हमारा यानी कि मेरे सामने में जो व्यक्ति हैं, हमारे सामने में जो दूसरे जाति, धर्म या क्षेत्र के लोग हैं उनके बारे में, या दूसरे जेंडर के लोग हैं, सभी के बारे में अगर मैं नहीं सोच रहा हूँ तो मैं एक तरह से अधिकार के जो बातचीत है ना उस पर मैं पूरी तरह से खड़ा नहीं उतर रहा हूँ। तो ये मतलब मुझे लगता है कि जब आप समाज में अधिकार को लेके देख रहे हैं तो ये दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कोविड की बात मैंने कही, और आम तौर पे आम जगहों पर आप देखेंगे तो भी आपको ये दिखाई देगा। बैलेंस बनाना मुश्किल है, लेकिन बैलेंस बनाना होगा। बिल्कुल, बिना बैलेंस के आप मतलब अधिकार की बात नहीं कर सकते। बस सिर्फ अधिकार को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो, और जैसे उदाहरण के तौर पे अभी पिछले कई सालों में काफ़ी चर्चा में रही है अधिकार के साथ ड्यूटीज़ जी। तो अगर आप लोगों को राइट्स पता है तो क्या वो अपनी ड्यूटीज़ का भी पालन कर पा रहे हैं? तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ अभी चूँकि हम मानव अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं और आज मानव अधिकार दिवस के दिन हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि राइट्स की बात अगर कर रहे हैं तो पहला एक चीज़ है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है क्या। दूसरी चीज़ है कि अगर उनको पता है तो क्या वो ये भी जानते हैं कि मेरे साथ साथ सामने जो व्यक्ति है उसके भी अपने राइट्स हैं, उसको भी अपनी बात रखने की, उसको भी दूसरे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने की, उसको भी शाम को रात के 9 बजे बाहर जाने और आने की आज़ादी है, उसको भी अपने आसपास अपनी ज़मीन पर कुछ उगाने की आज़ादी है, उसको अपने वोट डालने की आज़ादी है, अपने पसंद के व्यक्ति के साथ वो शादी करने की आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें सोचनी पड़ेगी कि ये सिर्फ हमारे लिए बहुत बढ़िया है और सामने वाले के लिए नहीं है। अगर हम इस विचारधारा से बातचीत कर रहे हैं तो हम अधिकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्वार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर आप उसको नए तरीके से देख सकते हैं कि स्वार्थ अधिकार के बारे में बात करें कि मेरे लिए जो सारे राइट्स हैं पर सामने वाले के लिए वो राइट्स नहीं है। बिल्कुल। रश्मि जी, जब हम किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी निकलते हैं और नकारात्मक पहलू भी निकलते हैं। अधिकार की बात हो रही है तो क्या कुछ ऐसे अधिकार भी हैं
जिसका व्यक्ति गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो आगे जाके हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित होगा? जी कीर्ति जी, हमारा जो अधिकार है जैसे राइट टू स्पीच, जी, फ्रीडम मिला हुआ है हमें कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीच दे सकते हैं। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब हम कभी कुछ ऐसा हम लोग सुनते हैं कि जो एक ऑफेंसिव हो जाता है किसी जाति के लिए, वर्ग के लिए, तो राइट टू स्पीच तो मिला है हमें, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट करके अगर हम ऐसा कोई स्पीच दे रहे हैं तो वहीं पे हम दूसरे के राइट का हनन कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हम समझते हैं कि वो मिसयूज़ हो रहा है। या फिर आप सोशल मीडिया ही देख लें कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। सभी को राइट मिला हुआ है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह आप ऐसा स्क्रॉल करते करते ऐसा कंटेंट देखेंगे जो लगेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, इस तरह की वीडियोस नहीं आने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत लोग ऐसे यूज़ करते हैं जो वो देख कर के मतलब डर सकते हैं या फिर उनका जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल हेल्थ है, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारा जो हमारा जैसे फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग मिसयूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का। ऐसा मेरा मानना है कि आप बहुत जगह पे हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या ऐसा वीडियो कंटेंट बना देते हैं जो उसका मिसयूज़ होता है। तो ये बिल्कुल हो रहा है, मेरा जो ओपिनियन है, जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, ऐसा हो रहा है। इस चीज़ को लेकर पे भी कई सारे ऐसे केस होते हैं हमारे कोर्ट्स में जो ऑफेंसिव होते हैं, उस चीज़ को तुरंत अगर हम न्यायालय में जाते हैं तो उसके लिए रिलीफ भी मिलता है। क्या ये मान हानि? जी बिल्कुल। तो अगर इस तरीके जैसे हम कुछ स्पीच बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, तो वो बिल्कुल कोर्ट में आ सकते हैं और अपना रिलीफ मिल सकता है उन्हें। तो रश्मि जी ने जैसा कहा, मैं उनकी बात से सहमत ज़रूर हूँ, पर ये मामला इतना सीधा नहीं है कि हाँ कुछ अधिकार हैं और जिसका लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। तो जैसा अगर आप देखेंगे तो हमारे स्कूलों में जब अधिकार के बारे में बात होती है, हमारे सिविक्स में जब सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर अधिकार के बारे में बात होती है। वो कितना समय हम अपने कक्षा में, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, कितना समय हमारे कक्षा में बच्चों के साथ जो 10वीं के बच्चे हैं, 9वीं के बच्चे हैं, और शायद मैं गलत नहीं हूँगा अगर मैं 11वीं और 12वीं में जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनके साथ हम कितना समय इस बात पर चर्चा में बिताते हैं कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर कि अधिकार क्या है। महज एक चैप्टर के रूप में, महज एक पन्ने के रूप में उसको पढ़ा जाता है। अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान पढ़ा जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती कि उसके वो क्यों हैं, वो कहाँ से आए। आज हमारे पास अगर संविधान, हमारा जो संविधान है, अगर अभी कुछ दिनों पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, तो क्यों मनाया जा रहा है, ये कक्षा में अगर चर्चा हो रही होती तो शायद जो अधिकार जिसको गलत इस्तेमाल करने की बात हो रही है वो नहीं हो रहा होता, है ना। ये मतलब ये बहुत सीधा लकीर नहीं है कि हाँ कुछ लोगों को अपने अधिकार पता है और उन्होंने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और सामने वाले को नहीं उसके अधिकार को उनके अधिकार को छीना, है ना। कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि वो सामने वाले के अधिकार को छीन रहे हैं, है ना। तो उनको लगता है कि नहीं बढ़िया है, अच्छा है, हम अपना काम, हमारा तो सारा चीज़ चल रहा है। जैसे ये बहुत विवाद हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए हम झारखंड में बात कर रहे हैं तो कई लोगों के अधिकार उनके ज़मीनों से जुड़े हुए हैं। हम जैसे हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके अधिकार उनके ज़मीनों से जुड़े हुए हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं। तो अभी अगर विकास की बात होगी तो लोग कहेंगे कि जंगल काटने पड़ेंगे, बिना जंगल काटे आप विकास कैसे करेंगे। तो अब ये जो लोग कह रहे हैं ये अधूरे ज्ञान में कह रहे हैं, पूरे ज्ञान में मानवाधिकार के बारे में बात नहीं उस तरीके से कह रहे कि सामने में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जिन्होंने सालों सालों से, सदियों से जंगल और ज़मीन को बचाया है, या उनका सांस्कृतिक, उनका परिवेश, उनका रहना खाना, ये सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं, है ना। तो अब उनके अधिकार के बारे में आप बात कब करेंगे। तो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, उनको ये मौका ही नहीं मिला है कि वो इस बारे में सोचें। उनके साथ ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की गई है कि अच्छा सामने में जो व्यक्ति है आपको उसके प्रति भी, उसके अधिकार के बारे में भी सजग होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं ये बार बार मतलब कह रहा हूँ कि बहुत बिल्कुल सीधी लकीर नहीं होगी कि आप कुछ अधिकार आपके हैं, राइट टू स्पीच आपके पास है और राइट टू स्पीच में आपने जो भी कहा वो सामने वाले को गलत इस्तेमाल कर दिया आपने। वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं व्यक्ति, उनको पता भी नहीं होता कई बार कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर समझ की विशेष आवश्यकता है। रश्मि जी, जब अधिकारों की बात होती है और चूंकि आप कानूनी मामलों की जानकार हैं, क्या
कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिसमें संशोधन की आवश्यकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, वो सभी देशों में एक समान है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी अधिकार सभी देशों के अलग अलग हैं। तो क्या हमारे देश में कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिसमें अब संशोधन की आवश्यकता है वर्तमान परिवेश में? जी, देखिए, संविधान जब हमारा बनाया गया तो संविधान बनने के बाद संशोधन लगातार होते आए हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि जब संविधान बना था उस टाइम का परिवेश अलग था, उस समय का सिचुएशन अलग था, परिस्थितियाँ सब बिल्कुल अलग थी। तो जैसे जैसे मतलब टाइम आगे बढ़ता गया है तो लगातार संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं। अभी हम रिसेंट की बात करें तो संविधान में 106वां संशोधन हुआ है, 106 संशोधन किया गया है, जिसमें कि महिलाओं का जो एक आपने सुना होगा कि अभी 2023 में ही महिलाओं को अधिकार दिया गया, उनका जो ये चुनाव में पार्टिसिपेट करने का है, रिजर्वेशन बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद उनको कानून बना दिया गया है। तो ये नया संशोधन हुआ है, 106 संशोधन हुआ है। तो जैसे जैसे अभी बहुत ज़रूरत थी इसकी, पिछले 4 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन लोगों ने बहुत बार ये बिल पेश किया, लेकिन ये साइन नहीं हो पाया, किसी भी कारण से इसमें पास नहीं हो पाया कानून के तौर पे। लेकिन इस बार हमारा रिसेंट जो है सितंबर में ही, अभी 2023 में ही प्रधानमंत्री द्वारा ये पास करवा दिया गया, मतलब इसकी अनुमति मिल गई है, एक्ट बन चुका है जो बिल है। तो इसमें क्या है कि महिला रिजर्वेशन जो बिल पास हुआ है, एक्ट बन चुका है, उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है। तो ये एक बहुत पेंडिंग काम था जो पिछले 25 सालों से पेंडिंग चल रहा था, और हमारे जो कोशिश की गई इसको इस बार पास कराने की, तो संशोधन हो गया। तो बिल्कुल संशोधन किए जा रहे हैं, और अगर फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा कानून पास कराने की ज़रूरत होती है हमारे जो अधिकारों में बदलाव लाने की, तो उसमें भी संशोधन आसानी से तो कोई भी संशोधन नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल। चंदन जी, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, जाहिर सी बात है अधिकार दोनों के ही एक समान हैं, लेकिन विचार अलग अलग हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी आप लोग कैंपेनिंग करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग सजग हैं, और शहरी क्षेत्र के लोग जो पहले से सजग थे, क्या वो, जैसा इन्होंने कहा कि कानून तक जाने की ज़रूरत है, संविधान को समझने की ज़रूरत है, तो क्या वो लोग भी अब समझ पा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा अनुभव काफ़ी अलग रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं देखता हूँ तो लोगों के पास जानकारी नहीं है, सजगता नहीं है, पर ना वो थोड़े संवेदनशील होते हैं। और ख़ासकर अगर आप झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं जाता हूँ तो मुझे बताते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनको शायद जानकारी नहीं होगी कि उनके अधिकार, अगर आप चिकित्सा के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, उनको अगर आप शिक्षा के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप उनको उनके ज़मीनी अधिकारों के बारे में, ज़मीन के अधिकार के बारे में, जंगल के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको ये जानकारी नहीं होगी इस बारे में। हो सकता है कि इसकी जानकारी ना हो, पर अगर आप एक बार उनको बता दें तो वो संवेदनशील काफ़ी हो जाते हैं। वो इस बात का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि अगर हमें ये जो जानकारी मिली है, बहुत टेक्निकल जानकारी मिली है कि अच्छा ये अधिकार हमारे पास है, और ये हमारे ज़मीन का अधिकार हमारे पास है, और हमारे पास बच्चों को फ्री में स्कूल भेजने का और उनको पढ़ाने का अधिकार हमारे पास है, हमारे पास चिकित्सा का अधिकार है, हमारे पास हम जो बात अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारे पास अगर हमारा किसी प्रकार का शोषण हो रहा है और उन शोषण के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ये अधिकार हमारे पास है, और ये अधिकार हमारा संविधान हमें देता है जी। और हम सबको तो ये हमने ग्रामीण परिवेश में देखा है कि लोग सजग भी हैं, और उनको जब जानकारी होने के बाद वो संवेदनशील काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में ये थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं कि अखबारों में पढ़ने के बावजूद, ऐसे प्रोग्राम को देखने के बावजूद, वो इसके प्रति संवेदनशीलता थोड़ी कम दिखा पाते हैं, है ना। तो ये आप देखेंगे तो शहरों में लोगों के बारे में लोग निश्चित तौर पे शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इंटरनेट का प्रसार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लोगों के हाथ में अभी हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें वो चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, समझते ज़रूर हैं, पर उसके प्रति कार्य करना, उसके प्रति संवेदनशील होना, या उसके प्रति कुछ सोच विचार करके, मंथन करके हम कुछ कर रहे हैं, ये आपको शहरों में जल्दी दिखना चाहिए, जो कि अक्सर आन नहीं देखा जाता है। बिल्कुल। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें महिला भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, और बच्चे भी शामिल हैं। आपको क्या लगता है, कानून तक और संविधान तक सबसे ज़्यादा कौन पहुंच पाता है? क्योंकि अभी तो सभी एक समान हैं, महिलाएं, पुरुष। एक समान बिल्कुल है,
सभी कानून के नज़र में, लेकिन कानून तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं, जैसे मेन जो हम अगर मेरे किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ, बच्चे के साथ कुछ अगर ऐसा हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी तरह की परेशानी हो रही है जिसमें कानून की मदद लेनी है, तो सबसे पहले जो एक दिक्कत होती है वो फाइनेंस की होती है। उनके पास पैसे नहीं होते, कानून के पास कैसे जाएं? ठीक है, तो इसके लिए भी कानून में है कि आप जो बहुत सारे विधिक सुविधाएं मिली हुई है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जानकारी नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। क्योंकि जब भी हम कोर्ट के पास या फिर कोई न्याय लेने जाते हैं तो सबसे पहले लगता है कि कहाँ जाना होगा, कोर्ट जाना होगा, कोर्ट जाएंगे तो फिर वकील के पास जाना होगा, वकील के पास जाएंगे तो फिर फ़ी देने होंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा भी उनको कानून में ही दिया गया है कि आप यहाँ पे जाके सुविधा ले सकते हैं, विधिक वहाँ पे सहायता मिलती है, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि महिलाएं अभी हम देखें, क्योंकि महिलाओं को लेकर के बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है कि आपके साथ अगर ये घटना होती है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं और धीरे धीरे वो इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब हम देखेंगे ना अपने आसपास भी, तो अभी भी लोग नहीं पहुंच पाते, बच्चे बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब 10% बच्चे जो जिनके साथ कुछ हो रहा है अगर इस तरीके का गैर कानूनी, तो 10% बच्चे हैं जिनके परिवार वाले जागरूक हैं कि अगर बच्चे के साथ किसी तरह का कोई शोषण किया जा रहा है तो हमें कानून के पास जाना होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पेरेंट्स को नहीं पता है। और बात रही महिलाओं की, तो महिलाएं बिल्कुल कानून तक जा रही हैं। जहाँ तक कि आज आप हमेशा मोबाइल में देखेंगे कि आज ये ऑर्डर पास हुआ, ये महिलाओं के हित में आज नया ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष को इतनी सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं कानून में कि जब प्रॉब्लम उनके साथ भी है, बहुत सारे अधिकार है जो उनको भी नहीं मिल रहे, या फिर किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस कहें तो उन्हें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आप अगर कोर्ट में ही देखेंगे तो पुरुषों को जो सामना करना पड़ रहा है, महिलाएं उसके लिए इजीली उनको ऑर्डर मिल जाते हैं। लेकिन सेम समस्या अगर पुरुष के साथ है तो उनको वो नहीं मिलता है आसानी से। सीधे शब्दों में क्या, तो नहीं मिलता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो यहाँ पे है कि महिला बच्चे और जो पुरुष हैं उनको थोड़ा सा कम सहायता मिल रहा है कानून से। मिलता बिल्कुल है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार, जाहिर सी बात है कि जब हम अधिकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका शिक्षित होना ज़रूरी है। इन्हीं अधिकारों में एक अधिकार शिक्षा है, लेकिन जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे आप अपने अधिकारों को कैसे समझेंगे? तो यहाँ शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मानव अधिकार दिवस है तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हमने कहा है, हमारे संविधान ने कहा है कि हम कानून के समक्ष सारे लोग एक जैसे हैं और सब बराबर हैं, तो वो सब बराबर एक होना और उसकी एक्सेसिबिलिटी होना जी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तो हमें दोनों तरीकों से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ ये कहकर रुक नहीं सकते हैं कि हम सब बराबर हैं कानून के सामने। जब तक पहुंच जाएंगे तो अब बराबर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पहुंचेंगे कैसे? है ना। तो शिक्षा के अधिकार के साथ भी सेम चीज़ है। शिक्षा का अधिकार हमारे पास है। हम हमारे जितने देश में हमारे जितने बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से स्पेशली एबल्ड हों या फिर बाकी दूसरे बच्चे हैं या ट्राइबल हैं या नॉन ट्राइबल बच्चे हैं, सबके लिए समान अधिकार है। सभी लोगों के पास शिक्षा का अधिकार समान रूप से है। पर क्या वो समान रूप से शिक्षा के अधिकार का एक्सेसिबिलिटी कर पाते हैं? क्या उनके बच्चों को समान रूप से विद्यालय के अंदर जाने को मिल पाता है? अभी हमने हमारे एक छोटे से हम कार्यक्रम में हम बच्चों से बातचीत कर रहे थे, समुदाय से बातचीत कर रहे थे। हमने पाया कि हमें लगभग ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले एक जगह पे जिनके पास उनका आधार कार्ड नहीं है। अब ये मैं सिर्फ उदाहरण पे बता रहा हूँ कि उनका आधार कार्ड नहीं है, और वो आधार कार्ड नहीं होने के कारण विद्यालय ने उनको बोला कि अब आपके पास आधार कार्ड है नहीं है तो हम आपका एडमिशन नहीं कराएंगे। अब उनके परिवार में हमने एक चीज़ नोटिस किया कि उनमें ज़्यादातर ऐसे परिवार में जो लोग हैं वो मतलब सिंगल मदर हैं, और अगर मदर फादर हैं भी तो दोनों इतने मतलब डेली कामकाजी लोग हैं, तो उनको ये पता भी नहीं है कि आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये भी अगर आप गौर करें कि झारखंड जैसे परिवेश में ज़्यादातर बच्चे जो अभी विद्यालयों में हैं, खास करके अगर हम बात करें जो हमारी सरकार द्वारा विद्यालय चलाई जाती है, उन विद्यालयों में जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं। यानी कि उनके माता पिता शायद ही विद्यालय जैसे एक परिवेश में गए होंगे या उस सिस्टम से गए होंगे, तो उनको आज भी, उनके माता पिता को आज भी लगता है कि अगर हम उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं जो उसके अंदर एक शिक्षक है जो कि उससे बात करने में उनको बहुत करेज चाहिए होता है, उनको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, तो वो सोचते हैं कि नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। तो वो अपने बच्चे के आधार कार्ड नहीं होने के बाद भी या होने के बाद भी उस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाते, तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है।
तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि शिक्षा का अधिकार ज़रूर हमारे पास है। हम काफ़ी आगे बढ़े भी हैं पिछले जब 2009 के बाद अगर हम आज की बात करें तो लगभग हमारे यहाँ से सारे बच्चे विद्यालय में इनरोल्ड भी हैं। पर इनरोल्ड होने से क्या शिक्षित हो जाएंगे? नहीं, आपको इनरोलमेंट के आगे बात करना पड़ेगा। आपको ये बात करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे रोज़ स्कूल आते हैं क्या? हमारे बच्चे जब रोज़ 9 से 2 तक 9 से 3 तक विद्यालय के अंदर बैठते हैं तो क्या वो सच में उनके 9 से 2 की जो पढ़ाई है वो हो पा रही है? तब आप बात कर पाएंगे कि ये तब जो बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो पूरा हुआ। जी, जाहिर सी बात है बदलाव बहुत हुए हैं, लेकिन आज भी समस्याएं बहुत सारी हैं जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कैंपेनिंग। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कैंपेनिंग से आगे और स्थितियां सुधर सकती हैं? क्योंकि आप दोनों ही क्षेत्र, शहरी और ग्रामीण, हर जगह से कैंपेनिंग करते हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूएन वुमेन इसको मनाती है और इस बार का जो पिछले बार का जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का थीम कलर था वो पर्पल था और इस बार का 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का कलर है ऑरेंज। तो जैसे हम मना रहे हैं तो हम ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म क्या होता है कि महिलाओं के अधिकार के बारे में, खास करके महिलाएं और लड़कियों के अधिकार के बारे में बातचीत की जाती है और एंडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, किसी भी प्रकार का जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इसको कैसे ख़त्म किया जाए इस पर बातचीत। तो हम एक बड़ा अच्छा कोशिश कर रहे थे इस कैंपेन को चलाने की हमारे झारखंड में अलग अलग जगहों पर। तो हमने क्या किया था, हम बच्चों के साथ जाकर, महिलाओं के साथ जाकर, लड़कियों के साथ जाकर हमने उनको बताया कि भाई आप किस प्रकार से, लड़के भी खास करके, लड़के कि किस प्रकार से आप अपने आसपास में जेंडर बेस्ड वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं। और उसका अंत जो हमने किया है, जो हम बता रहे हैं और बताने के बाद हमने अंत किया कि आप अपने हाथ में जो है ऑरेंज रंग लगा लें और लगाकर बस आप इतना कहें कि स्टॉप, अब हो गया, अब हम इसके खिलाफ खड़े हैं। तो आप असल में क्या कर रहे हैं, आप एक जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोक भी रहे हैं और साथ ही साथ आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये रंग हमेशा दिमाग में याद रहेगा कि एक बार तो मैंने आवाज़ उठाई थी और हर बार मैं आवाज़ उठाऊंगा। जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। अधिकार तो संविधान ने, कानून ने हमें दिए हैं, लेकिन बस ज़रूरत है तो अपने अधिकारों को समझने की। अगर आप अपने अधिकारों को आज नहीं समझ रहे हैं तो आज बल्कि इसी वक्त से सजग हो जाएं, क्योंकि सरकार और कानून और संविधान सभी आपके साथ हैं, लेकिन आपको खुद अपना साथ देना है। आप अपना साथ देंगे तो जाहिर सी बात है अपना भी विकास करेंगे और समाज का भी विकास करेंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।